शहंशाह नाम का एक शेर सर्कस में काम किया करता था। वो हमेशा से वापस जंगल जाना चाहता था। एक दिन सर्कस की गाड़ी जंगल के पास से गुजरी। ड्राइवर ने पानी और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठने का सोचा। जब ड्राइवर खाना खा रहा था तो जैसे तैसे मौका पाकर शेर वहाँ से निकल गया। गाड़ी से बाहर आकर वो सीधा जंगल की तरफ जाने लगा। शेर इतनी जल्दबाजी में था, अपनी जान बचाना चाहता था और छुप-छुप कर जंगल में घुसना चाहता था। इसी बीच अचानक शेर का पैर फिसलता है और वो एक बहुत बड़े ड्रम में जाकर गिरता है। उस ड्रम में जो चूना मिला हुआ था उससे वहाँ पर बैठे हुए सरकारी मुलाजिम सफेदी का काम कर रहे थे। शेर को देखते ही सब लोग इधर-उधर भागने लगे। शेर जैसे ही ड्रम से बाहर आता है वो हैरान रह जाता है। उसका पूरा शरीर एकदम सफेद हो चुका था। अब वो जैसे तैसे जल्दबाजी में जंगल की तरफ चला जाता है। धीरे-धीरे उसका सारा रंग सूखने लगता है और अब वो बिल्कुल एक सफेद शेर की तरह दिख रहा था। अब जंगल का जो भी जानवर उसे देखता वो पहचानता ही नहीं और जोर-जोर से शोर मचाने लगता। अरे सफेद रंग का शेर, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे देखो देखो देखो, सफेद रंग का शेर हमारे जंगल में आया है। हाँ, ये क्या सफेद रंग का शेर? चिड़िया, पक्षी, बंदर सभी हैरान रह जाते हैं। किसी ने भी कभी भी सफेद रंग का शेर नहीं देखा था। सभी जानवर उस शेर को घेर कर खड़े हो जाते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं। अरे भाई तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? तुम्हारे जैसा शेर हमने जिंदगी में नहीं देखा। चलो चलो, तुम्हें राजा शेर के पास लेकर जाना होगा। सभी पक्षी परिंदे मिलकर उस सफेद रंग के शेर को राजा शेर के पास ले जाते हैं। राजा शेर जब सफेद रंग के शेर को देखता है तो हैरान रह जाता है और सवाल पूछता है, तुम कौन हो और हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? आखिर तुम कौन से जंगल से आए हो? सफेद रंग का शेर जवाब देता है, महाराज, मैं सफेद रंग का तो बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसा ही हूँ जैसे आप दिख रहे हैं। वो क्या है कि मैं सर्कस में काम करता था। बहुत साल पहले बचपन में ही सर्कस के लोग मुझे जंगल से उठाकर ले गए थे। आज मौका पाकर मैं सर्कस की गाड़ी से जंगल की तरफ भाग रहा था कि अचानक एक बड़े से ड्रम में जा गिरा। वहाँ पर पानी और चूना मिला हुआ था और उसी के कारण मेरा सारा शरीर सफेद हो गया है। मैं सफेद शेर रही हूँ। आप चाहें तो मुझे तालाब के पास ले चले। मैं अभी नहाकर ये सारा रंग छुटा दूंगा। सफेद शेर की बात सुनकर राजा शेर सहमत हो जाता है। सब लोग मिलकर सफेद शेर के ऊपर पानी डालते हैं और धीरे-धीरे चूना बिल्कुल निकल जाता है और सब लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं। अरे हमने तो सोचा शायद हमने सफेद शेर देख लिया। महाराज, क्या अब मैं इस जंगल में रह सकता हूँ? बिल्कुल शहंशाह, तुम हमारे जंगल में रह सकते हो। तुम्हारा मिनी रंगीन चिकन वाला। ये कहानी है एक चालाक चिकन वाले की। शोलापुर नाम का एक गांव में शांतनु करके एक सेठ था। उसका एक मुर्गी का बड़ा सा फार्म था। आसपास के गांवों को और शहरों को भी वह सप्लाई करता था। उसके पास सूरज करके एक आदमी काम करता था और सब कुछ संभालता था। एक दिन सूरज शांतनु के पास आया। सेठ जी, एक खुशखबरी है, मेरी शादी पक्की हो गई है। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मेरा जो बचाया हुआ पैसा है 5 लाख, वो भी चाहिए। क्या शादी? पागल तो नहीं हुए? अरे शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी चाहिए? एक दिन ले ले, बस मंगलसूत्र पहना कर आ जाना। और तुम्हारा किधर का 5 लाख है रे? दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? ऐसा मत बोलो सेठ जी, वो सब मेरे कमाए हुए पैसे हैं। कोई छुट्टी और पैसा नहीं मिलेगा। शादी करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। चुपचाप काम करना यहाँ, नहीं तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। अच्छा सुन, कल मेरे एक बड़ा सा क्लाइंट आ रहा है। 10,000 मुर्गियाँ खरीद रहा है। संभाल के मुर्गियाँ देना। सेठ ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। सूरज निराश होकर अपने दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए चला जाता है। सूरज सेठ जी की सारी बात उसके दोस्तों को बोलता है। फिर उसका दोस्त ने ऐसा बोला, सूरज, मुझे मालूम है कि शांतनु सेठ ऐसा क्यों कर रहा है। उसको शादी से बिल्कुल नफरत है रे, क्योंकि उसकी बीवी उसको हर रोज बहुत बुरी तरह पीटती है। ये एक नंबर का बेकार आदमी है। ऐसा क्या? फिर तो उसको मजा चखाना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सेठ ने बोला कि कल 10,000 मुर्गियाँ खरीदने के लिए कोई आ रहा है।
मैं सब मुर्गियों को रंग डालकर कहीं छुपा देता हूँ, तब आएगा मजा। ऐसा ही सूरज अगले दिन सारी मुर्गियों को रंग डालकर बगल के झोपड़ी में छुपा देता है। थोड़ी देर के बाद शांतनु उस आदमी के साथ आया जो मुर्गियाँ खरीदने वाला था। शांतनु ये देखकर चौंक जाता है कि उसके फार्म में एक भी मुर्गी नहीं थी। अरे ये क्या रे सूरज, मेरे सारे मुर्गियाँ कहाँ हैं? पार्टी भी खरीदने के लिए आ गई है। ऊपर से मैंने उनके पास एडवांस भी लिया हुआ है। मुझे कुछ नहीं मालूम सेठ जी, लगता है सारी मुर्गियाँ उड़ गई हैं। चलो ढूंढते हैं। ये सारी बात सुनकर शहर से आया हुआ आदमी शांतनु को बुरी तरह से पीटकर पूरा पैसा लौटाने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। क्यों सेठ जी, अब आया दिमाग ठिकाने पे? वहाँ पर देखिए, आपकी मुर्गियाँ रंग बिरंगी मुर्गियाँ, मैंने ही उनको छुपाया है। अब तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। अरे यार, सबक मिल गई मुझे। ये लो तुम्हारे पैसे, और हाँ, शादी करके वापस आ जाना, फिर ऐसा कभी नहीं करूँ। शेर और बड़ी मछली। जंगल का राजा शेर भीम सिंह बहुत बलवान था। उससे पूरा जंगल डरता था। जब देखो वो किसी न किसी का शिकार कर अपना भोजन बना लिया करता था। एक बड़ी मछली जो बहुत बड़ी वैद थी, पानी के पास रहा करती थी। जंगल के बीमार लोगों का इलाज वही बड़ी मछली किया करती थी। एक दिन पानी पीने के लिए जंगल का राजा भीम सिंह वहाँ आता है और मछली को खूब सताने लगता है। कब तक लोगों का इलाज करेगी मूर्ख? अगले हफ्ते तुझे खाऊंगा, ये बात तो पक्की है। तुम मुझे खाओगे? क्यों? क्या तुम नहीं चाहते कि जंगल के लोग स्वस्थ रहें? मैं उनका इलाज करती रहूं और किसी को कोई बीमारी ना हो। अरे, तो तुम्हारे अलावा एक बंदर भी है जो बहुत अच्छी सेवाएं देता है। तुम अकेली ही वैद नहीं हो इस जंगल में। मछली को जंगल के राजा भीम सिंह का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन राजा शिकार पर जाता है और सामने एक बलवान शेर होने के कारण राजा भीम सिंह घायल हो जाता है। जैसे तैसे वो अपने जंगल तक लौट आता है। सभी जानवर परेशान हो जाते हैं। क्या तुमने सुना? राजा भीम सिंह को बहुत गहरी चोट लगी है। 5 दिन से वो गुफा में ही है। मैं ही उनके लिए भोजन का प्रबंध कर रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं जुटा पाता कि उनका पेट भर जाए। ऐसा ना हो कल वो मुझे ही खा ले। धीरे धीरे खरगोश की बात सुनकर जंगल के बाकी जानवर भी उसकी मदद करने लगते हैं, लेकिन राजा का स्वस्थ होने का नाम ही नहीं था। तब एक दिन खरगोश राजा से कहता है, महाराज, मेरी एक विनती है, जरा ध्यान से सुनिए। हमारे तालाब की बड़ी मछली बहुत अच्छी वैद है। अगर उसका आशीर्वाद रहा तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आप उससे इलाज करवा लीजिए। हाँ, तो ले आओ ना उसे यहाँ पर। कैसी बातें करते हैं महाराज? अगर मछली यहाँ तक आएगी तो मर जाएगी। आपको ही उसके पास जाना है। आप कहें तो मैं आपकी मदद करे देता हूँ। राजा बहुत सोच विचार करता है। उसे अपने घमंड में ही रहना पसंद था, लेकिन अपनी मजबूरी के चलते वो मछली के पास तालाब पे पहुँच जाता है और मछली से कहता है, मछली, देखो मेरे घाव ठीक ही नहीं हो रहे, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मछली बिना कुछ कहे राजा का उपचार करती है। कुछ ही दिनों में राजा एकदम स्वस्थ हो जाता है और मछली से कहता है, मुझे माफ कर दो मछली। महाराज सुनिए, मैं एक वैद्य हूँ और हमारे लिए हर वो इंसान जो घायल है उसकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। और आप तो मेरे राजा हैं, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। मछली की ये बात सुनकर राजा शेर बहुत खुश हो जाता है। मछली, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें अपना भोजन कभी नहीं बनाऊंगा। गुड्डी नाम की बहुत ही शैतान बकरी थी। उसे मैं करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। हर किसी को अपनी आवाज से हमेशा परेशान करना उसकी बहुत बड़ी आदत बन चुकी थी। जंगल के पास एक बहुत बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। हर रोज गुड्डी उन्हें देखती। अलख निरंजन, अलख निरंजन, हरिओम, हरिओम। बाबा साधना में लगे रहते थे, लेकिन गुड्डी लगातार वहाँ खड़ी खड़ी ऐसा करती रहती।
मैं बंद होने का नाम ही नहीं लेती। उसकी आवाज के कारण धीरे धीरे ऋषि मुनि की तपस्या भंग होने लगी। एक दिन ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और गुड्डी बकरी को कहा, हट! तेरे कारण मेरी तपस्या भंग हो रही है। हर रोज यहाँ आकर मैं करती रहती है। दुष्ट बकरी, तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। आज के बाद तू मैं नहीं कर पाएगी। तेरा शरीर मिट्टी का हो जाएगा। ऋषि ने ऐसा कहा ही था कि तुरंत गुड्डी बकरी एकदम मिट्टी की बन गई। अब ना तो वो बोल सकती थी और ना ही कोई बात कर सकती थी, लेकिन वो बहुत रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या गलती हो गई? ऋषि मुनि ने मुझे मिट्टी का बना दिया। अब मैं क्या करूं? मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। भगवान मेरी मदद करो। ऋषि मुनि फिर से अपनी तपस्या में लग गए। कई दिन बीत गए। बकरी वहाँ मिट्टी ही बनी रही और खड़ी रही। अचानक एक दिन तेज तूफान आया और बारिश होने लगी। तेज बारिश के कारण मिट्टी की बकरी धीरे धीरे बहने लगी। कोई बचाओ, बचाओ, आज तो मेरी मौत निश्चित है। कोई है? लेकिन बकरी की आवाज बिल्कुल भी किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। मगर अचानक ऋषि मुनि के मन में उस बकरी के लिए दया आ जाती है। वो आंखें खोलते हैं और अपना श्राप वापस ले लेते हैं। बकरी अपने असली रूप में आ जाती है और उनसे माफी मांगती है। आप धन्य हैं ऋषि मुनि। आज के बाद मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करूंगी। रहूंगी तो आपके आसपास, आपकी सेवा करूंगी, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। आपने मुझे जीवन दान दिया है। मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करें। ऋषि मुनि गुड्डी बकरी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, जा, तुझे माफ किया, मगर याद रखना कभी किसी की भक्ति में कोई बाधा ना बने। इस बात का ख्याल रखना। आज से तुम्हारा परम धर्म होना चाहिए। मैं समझ गई ऋषि जी, ऐसा ही होगा। एक दिन आइसक्रीम वाला अपना ठेला लेकर जंगल की तरफ निकल गया। जैसे ही उसे छाया दिखाई दी, वो गर्मी से बहुत परेशान था, इसीलिए पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। अचानक वहाँ से आलू और कचालू निकल रहे थे। उनकी नजर आइसक्रीम वाले की बग्गी पर गई। अरे कचालू, देखो देखो, ये क्या है? ये वही है ना आइसक्रीम वाला ठेला? हाँ, वही है। चलो देखते हैं। दोनों मिलकर आइसक्रीम के ठेले के पास जाते हैं। आस-पास गोल गोल घूमने लगते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था कि आइसक्रीम है कहाँ। इसके अंदर तो वो ठंडी वाली कुल्फी होती है, लेकिन है कहाँ? हाँ, ऊपर चढ़कर देखो। जैसे ही आलू ऊपर चढ़ता है और डब्बी को खोलता है, वो लुढ़ककर सीधा बर्फ के अंदर चला जाता है। अरे, ये मैं कहाँ गिर गया? यहाँ तो इतनी सारी ठंडी ठंडी आइसक्रीम है। अरे बचाओ, बचाओ! मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? अरे आलू, तुम तो अंदर गिर गए। कैसा लग रहा है? बहुत ठंडा, बचाओ मुझे। कचालू उसकी बहुत मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर वो आलू से कहता है, तुम एक काम करो, एक आइसक्रीम की कुल्फी को रखो और उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। धीरे धीरे आइसक्रीम मुझे पकड़ाते भी रहना। बाहर निकलने के बाद क्या खाएंगे? आलू पूरी कोशिश करता है। एक कुल्फी को लगातार लाइन में लगा देता है और फिर धीरे धीरे अपने दोस्त को सीढ़ी की तरह उन पर चढ़कर आइसक्रीम पकड़ाने लगता है। वाह, मेरे दोस्त कमाल कर दिया। देखो कितनी सारी आइसक्रीम जमा कर ली है। चलो जल्दी वापस आओ, नहीं तो ये आइसक्रीम वाला उठ जाएगा। आलू बाहर निकल आता है। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही भागते भागते वो अपने घर तक पहुंचते हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। अरे आइसक्रीम कहाँ गायब हो गई? ऐसा कैसे हुआ? उन्हें देखकर बिल्ली मौसी जोर जोर से हंसने लगती है। तुमने आइसक्रीम चुराई है ना? ये काम मैं पहले कर चुकी हूँ। ये बर्फ की होती है। अगर इसे ज्यादा देर बाहर रखा तो ये पिघल कर पानी बन जाती है। पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारी सारी आइसक्रीम रास्ते